हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 14। तो एज प्रॉमिस्ड हम लोग सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं सीवी के। नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव 2 और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक ठीक, जो मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे हैं वो मैंने नहीं डाले हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 इसमें नहीं है, वो आप खुद कर लेंगे। A particle moves with a constant velocity parallel to x-axis. ठीक, its angular momentum with respect to origin. तो कुछ यूं है आपका केस कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। लेट्स से दिस इज माय पार्टिकल और ये इसकी वेलोसिटी है, इधर v से जा रहा है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम, हाउ डू यू डिफाइन एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम हम लोग डिफाइन करते थे m r क्रॉस v से। ठीक है, तो r इसका पोजीशन, ओरिजिन के अबाउट निकालना है तो r से पोजीशन वेक्टर इसका ले लो। दिस इज माय r वेक्टर। ठीक, तो r क्रॉस v जब आप करोगे तो व्हाट विल इट बी? ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो मॉड ऑफ r मॉड ऑफ v साइन थीटा हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू r परपेंडिकुलर v। r परपेंडिकुलर क्या होगा? इफ दिस इज r, तो यहाँ से हम लोग r परपेंडिकुलर इस पे v के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं, तो दिस इज माई r परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है तो r परपेंडिकुलर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, प्लस ये भी आपका कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ऑलराइट, और क्रॉस भी तो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिगर शोज अ स्मॉल व्हील, ठीक है, फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन अ बिगर वन ऑफ डबल द रेडियस। इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। द सिस्टम रोटेट्स अबाउट द कॉमन एक्सिस। स्ट्रिंग सपोर्टिंग ए एंड बी डू नॉट स्लिप ऑन व्हील्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन करिए प्लीज। डू नॉट स्लिप ऑन व्हील्स मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी दोनों पे इक्वल होगी, स्ट्रिंग पे और इस जो व्हील पे है वहां पर वेलोसिटी इक्वल होगी। ठीक है, चलो, इफ एक्स वाई बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए एंड बी इन सेम टाइम इंटरवल देन इनका रिलेशन। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ का रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं इसको वापस से बनाऊं, सपोज करो ये मेरा P1 पॉइंट है, तो P1 पॉइंट अगर ये मेरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मान लिया मैंने, तो P1 पॉइंट की वेलोसिटी इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से ओमेगा r आएगी और इस स्ट्रिंग की वजह से कितनी आएगी? लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो इधर से v1 आ जाएगी, तो नो स्लिपिंग की कंडीशन में v1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन व्हील। इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, दोनों पे इक्वल होगी, या कह लीजिए एक के रिस्पेक्ट में दूसरी जीरो होगी, दोनों से सेम मतलब है। तो v1 की वैल्यू ओमेगा r हो जाएगी। अब बड़ा वाला व्हील लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय P2। अब इसकी वेलोसिटी v2 मान लो।
तो अगेन ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इसमें भी नो स्लिपिंग है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। तो आप लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r, इसका रेडियस 2r है, तो V2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा r। V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा r अपॉन, तो मतलब V2 की वैल्यू हो गई 2V1। अगर V2 की वैल्यू TV1 हो गई तो मतलब B वाला जो स्ट्रिंग है वो डबल तेजी से घूम चल रहा है A से। तो इफ x एंड y विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, अगर ये x है और ये y ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डबल है इससे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे स्ट्रिंग की वेलोसिटी इज इक्वल टू पुली का जो वेलोसिटी है उस पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट F be the force acting on a particle having position vector r and T be the torque, tau be the torque of this force about origin। अगेन आपको कोई पोजीशन वेक्टर दी है किसी पार्टिकल की, ये पार्टिकल है, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर r, और इस पे एक फोर्स लग रहा है F। Let F be a force acting on particle having position vector r and tau be the torque of this force about origin। तो हमसे कुछ रिलेशंस पूछ रहे हैं ये, तो ये तो हमें पता है कि टॉर्क r क्रॉस f होता है। ठीक, तो अगर ये मैं f बना देता हूँ, टाउ आपका होता है r क्रॉस f। ठीक है, तो इस रिलेशन से प्रिटी एविडेंट है कि टाउ आपका परपेंडिकुलर होता है r और f के प्लेन में। ठीक है, टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड f। तो जब r से इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आना चाहिए, जब f से इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो भी 0 आना चाहिए। तो इसी टाइप के कुछ रिलेशंस पूछे हुए हैं, देखो r डॉट टाउ इज इक्वल टू 0, f डॉट टाउ इज इक्वल टू 0, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। इससे ऑफ मास m एंड लेंथ l इज क्लैम्ड, एक एंड को क्लैम्प कर दिया। द रॉड लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस and rotates on it about the clamped end at a uniform angular velocity omega. The force exerted by the clamp on the rod has a horizontal component. देखो ये आपकी रॉड है, सॉरी इसको एक एंड क्लैम्प कर दिया गया। ठीक, और अब ये घूम रहा है ओमेगा से, तो पूछ रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैम्प ऑन द रॉड हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो सपोज करते हैं क्लैम्प आपका
हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो फोर्सेस लगाता है, N2 एंड N1। अब हम लोग क्या करेंगे, रॉड की FBD बना लेंगे। तो अगर आप रॉड की FBD बनाओ तो कुछ यूं बनेगी, FBD। तो रॉड क्योंकि रोटेट कर रही है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, FC, और आपके N1 एंड N2 दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्लियरली देखो N2 की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि N2 के डायरेक्शन में कोई और रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो N2 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और N1 प्लस FC की वैल्यू भी जीरो होगी, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस FC, मतलब N1 आपका कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, अब FC क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन रॉड। ये कैसे निकालोगे, हर पार्टिकल पे अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग लेंथ पे है। इसका मास m दिया है, लेंथ l दिया है, तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप रॉड के x डिस्टेंस पे चले जाओ और dx का एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो FC आपका हो जाएगा इंटीग्रल dm x ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dm को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा टाइम्स dx x ओमेगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, m बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेट करोगे 0 टू l, तो FC हो जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और फिर आप N1 की वैल्यू लिख सकते हो माइनस ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2, माइनस साइन का मतलब जो हमने माना था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस विल बी योर आंसर, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन रॉड हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका डायरेक्शन अलोंग द रॉड होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू रॉड कंपोनेंट जीरो होगा। इसको चाहो तो आप इंटीग्रेट ना करके सेंटर ऑफ मास का पूरा निकाल सकते थे कि सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो वहां पे पूरा मास कंसेंट्रेटेड मार सकते हो आप, तो m L/2 ओमेगा स्क्वायर, उससे भी आंसर आता, उस तरह से भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और यूनिफॉर्म रॉड इज केप्ट वर्टिकली, इसको वर्टिकल रखा गया ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। बहुत ध्यान से देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस बोल रहे हैं ये, एट पॉइंट O। ठीक है, इफ इट इज रोटेटेड स्लाइटली, अगर इसको स्लाइटली रोटेट कर दिया गया और रिलीज कर दिया गया, इट फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, द लोअर एंड विल रिमेन एट O एट अ डिस्टेंस। ठीक है, मैं क्वेश्चन ये समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं ये। देखो इस क्वेश्चन में ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, मतलब म्यू इसका जीरो होगा। अब इस पे एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। अगर तो ये रॉड रखी है इस पे, इसको क्या कह रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहे हैं, इट इज रोटेटेड स्लाइटली, मतलब हल्का सा रिलीज कर दिया, तो रिलीज कर दिया तो ये रोटेट होगी। इसको हल्का सा, ठीक, तो ये फॉल करेगी।
तो फॉल करेगी तो कह रहे हैं ये वाला पॉइंट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि अगर इस रॉड की FBD बनाओ आप, तो इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सपोज करो जब किसी थीटा एंगल पे है ये, मैंने क्यों सेंटर ऑफ मास सेम जगह रखा है, आई विल टेल यू। तो ध्यान से देखो, एक तो कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और दूसरा इस पे mg, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। अगर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई आपका एक्सीलरेशन भी नहीं है। अगर इसको x डायरेक्शन में बोल दूं, दिस इज माई y, तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, या इनफैक्ट एफ एक्स ही जीरो है, समेशन लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ए एक्स भी जीरो होगा। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में जीरो है, इसको बस रिलीज किया गया है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन is equal to 0, therefore velocity of center of mass in x direction is always 0। ठीक है, ये हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी पढ़े थे कि जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हमेशा वो जीरो ही रहेगा। तो अगर तो ये जीरो ही रहेगा तो मतलब ये सेंटर ऑफ मास वर्टिकली फॉल करेगा, ठीक है। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास विल फॉल इन स्ट्रेट, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फॉल इन वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही है इस क्वेश्चन का मेन फिजिक्स। ये आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया फिर। तो अगर सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास जहां पर था वहीं रहेगा, तो रॉड आपकी फाइनल किस पोजीशन में आ जाएगी, रॉड आपकी फाइनल आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। इसको आप इसको गिरा देंगे, ठीक है, और ये एक एंड से l/2 होगा, दूसरे एंड से l/2 होगा। तो ये जो पॉइंट है ये एक एंड दूसरे एंड पे कितना चल चुका होगा, l/2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा l/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं है तो वो वर्टिकली ही गिरेगा, ठीक है। वर्टिकली अगर गिरेगा तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आपका एक एंड जो डिस्प्लेस हो चुका होगा दैट इज l/2। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 इन x डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एंड कितना हो जाएगा, l/2, ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा समझ के करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, ठीक है, इज मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t। मटेरियल बोल रहे हैं कुछ आयरन प्लेट का। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t। इसकी थिकनेस मान लो t है, ठीक, और ये a है। b को बोल रहे हैं रेडियस 4r का है एंड इज मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट। ये भी आयरन प्लेट से ही बना है, ये अंडरलाइन कर लो, ये भी आयरन प्लेट से बना है, वो भी आयरन प्लेट से बना है, ऑफ थिकनेस t/4। इसकी थिकनेस t/4 हो गई।
ठीक है, तो बी को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। दिस इज 4R, दिस इज बी, थिकनेस होगी 4T, सॉरी थिकनेस इज T/4 नॉट 4T। आई और आई बी का रिलेशन बताना है, ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें थिकनेस दी हुई है, डिस्क दी हुई है, तो आपको डेंसिटी मानना होगा, मास डेंसिटी। ठीक है, तो एज्यूम मास डेंसिटी एज रो। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले ma डिफाइन करो। ma कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू रो, तो हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर टी। ये ma हो गया। ma हो गया तो आपका आई ए भी डिफाइन कर लो आप, ma आर स्क्वायर अपॉन 2, तो दिस विल बी रो पाई आर की पावर 4 टी अपॉन 2। ठीक है, ये मेरा ये हो गया फर्स्ट। अब मैं बी वाले पे आता हूँ, तो सबसे पहले मैं एम बी डिफाइन करूँगा। एम बी हो जाएगा मेरा, अब इसका एरिया होगा पाई 4R स्क्वायर इंटू T/4 इंटू रो, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर टी टाइम्स रो। ठीक, तो आई बी अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा एम बी 4R स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, रो 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू 16 आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी 32 रो पाई आर स्क्वायर टी। तो आई बी अपॉन आई अगर आप करोगे तो आपका आएगा 32, तो इसका मतलब आई बी की वैल्यू ज़्यादा है, आई ए से बड़ा आई बी हो जाएगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो बेसिकली एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपसे आई ए आई बी निकलवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इक्वल टॉर्क्स एक्ट ऑन डिस्क ए एंड बी ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि दोनों पे टॉर्क भी लग रहा है। डायग्राम में फिर से बना देता हूँ। दिस वाज माय ए और बी को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब कह रहा है कि दोनों पे इक्वल टॉर्क लग रहा है, तो सपोज करो ये टॉर्क इस पे टी लगा, इस पे भी टॉर्क टी लगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, इनिशियली बोथ आर है एट रेस्ट, मतलब ओमेगा इनिशियल 0 होगा। एट अ लेटर इंस्टेंट द लीनियर स्पीड एट अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए एंड अनदर पॉइंट ऑन द रिम ऑफ बी आर वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली आपसे ओमेगा का रिलेशन पूछ रहे हैं, उसके बाद आप वी का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ठीक है, इसका टाउ, क्योंकि टाउ दोनों पे सेम है, तो आई ए अल्फा ए टाउ इज इक्वल टू आई ए अल्फा ए इज इक्वल टू आई बी अल्फा बी। ठीक है, इसका मतलब अब आई ए और आई बी में रिलेशन हमें पता है पिछले से कि आई बी अपॉन आई ए कितना था, 32। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसका मतलब आई ए अल्फा ए इज इक्वल टू 32 आई ए अल्फा बी।
तो अल्फा ए की वैल्यू हो जाएगी 32 टाइम्स अल्फा बी। अब ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल को लिखते हैं आप ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल 0 है तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा अल्फा टी। इसका मतलब हो जाएगा ओमेगा फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ओमेगा फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा टी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ और इसी का मतलब हो जाएगा ओमेगा फाइनल बी अपॉन ओमेगा फाइनल ए इज इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा ए। दिस विल गिव यू अल्फा बी अपॉन अल्फा ए 32 यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ओमेगा फाइनल ए इज इक्वल टू 32 ओमेगा फाइनल बी। तो ये इनके ओमेगा में रिलेशन आ गया। अब आपसे ये क्वेश्चन में आंसर नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो इनके रिम पे पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। लीनियर स्पीड्स ऑफ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए एंड अनदर पॉइंट ऑन द रिम ऑफ बी, इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो अगर इसकी कोई वेलोसिटी वी ए लिख दो आप, तो दिस विल बी ओमेगा टाइम्स आर, और ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू ओमेगा बी टाइम्स आर बी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ वी ए की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा ए आर ए, वी बी हो जाएगा ओमेगा बी तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी टाइम्स आर ए अपॉन आर बी। ये रिलेशन कितना हमने निकाला है ए बाई बी का 32, और आर ए बाई आर बी कितना है, आर ए आपका आर है, आर बी आपका 4R है। दिस इज आर, दिस इज 4R, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो वी ए आपका 8B हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ वी ए इज इक्वल टू 8VB। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा वी ए से बड़ा VB है, सॉरी वी ए बड़ा है VB से। ठीक है, पिछले में क्या आया था, आई ए से बड़ा IB आया था, इसमें वी ए से बड़ा VB आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन करने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको अल्फा में रिलेशन निकालना है, अल्फा में रिलेशन निकाल के ओमेगा में रिलेशन निकालना है, एंड देन यू हैव टू गो एंड कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन रिम v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ क्लोज सिलेंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग सम वाटर नॉट फिलिंग द एंटायर ट्यूब, अच्छा, लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कुछ इस तरह से ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा है। कह रहे हैं कि कंटेनिंग सम वाटर और नॉट फिलिंग द इंटायर ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, इसका बहुत गहरा मतलब है, अभी मैं बताता हूँ। इफ द ट्यूब इज रोटेटेड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर इसको इसके अबाउट रोटेट कर दिया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाटर अबाउट द एक्सिस, तो देखो जब इसको रोटेट करोगे आप तो पानी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो ये डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होगा तो आपकी कहानी कुछ यूं बन जाएगी
सपोज करिए ओमेगा से घूम रहा है, तो अब क्या होगा, पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस साइड इकट्ठा हो जाएगा और इस साइड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, घूमने की वजह से। अब क्या हुआ, पानी की एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है, तो आर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। तो क्योंकि आर बढ़ रहा है, सिंस आर इंक्रीजेज देयरफॉर मोमेंट तो इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, पहले से, पहले इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड था आर, अब क्या हो रहा है, आर कंपैरेटिवली, देखो यहाँ वाला पानी साइड पे चला गया तो आर बढ़ जाएगा एक्सिस से। तो जब पानी कम भरा होगा तो ऐसे ही होगा कि आर बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पानी फुला पूरा भरा होता तो इसमें स्कोप ही नहीं होता बाहर फैलने का, ठीक है, तो इसमें स्कोप ही नहीं होता बाहर जाने का, इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनचेंज हो जाता। तो ये ज्यादा जरूरी है इसमें लिखना, इफ द सिलेंडर was completely filled with water या कोई भी लिक्विड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये बात क्यों, क्योंकि जब पूरा पानी भरा होगा तो उसमें स्कोप ही नहीं होगा बाहर जाने का। इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि आधा भरा है इसलिए इसके पास जगह है बाहर फैलने की, तो साइड में इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा, क्वेश्चन में अगर यहीं पर ये लिख दिया होता कि कंप्लीटली फिल्ड होता, तब आपका आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया नॉट फिलिंग द एंटायर ट्यूब। A circular thin ring of mass m and radius r is rotating about an axis with an angular speed omega. ये रिंग है, इसका मास m है और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। फिर कह रहा है टू पार्टिकल्स हैविंग मास m ईच आर नाउ अटैच्ड एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। फिर यहाँ पर दो ये m अटैच कर दिया और डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो दूसरा m यहाँ पे आ जाएगा। द एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग विल बिकम, तो बेसिकली इसमें सिंपली अटैच कर रहे हैं तो आपको मानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, एज्यूम टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था, आई ओमेगा, आई कितना है रिंग का, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब फाइनली एल फाइनल मान लो आप, आई ओमेगा फाइनल, आई फाइनल ओमेगा फाइनल, आई फाइनल क्या हो जाएगा, रिंग का तो वही रहेगा, और इसमें क्योंकि ये सेंटर से आर की ही दूरी पे हैं तो 2m r स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें आप ओमेगा फाइनल इंटू कर दो। तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, एल आई इज इक्वल टू एल एफ, ठीक है। तो R से सब तरफ कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल बन जाएगा आपका m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। तो आई थिंक दिस इज योर आंसर। अब देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन सिटिंग फर्मली
over a rotating stool, okay, has his arms stretched, एक पर्सन स्टूल पे बैठा हुआ है फर्मली over a rotating stool, has his arms stretched. If he folds his arms, his angular momentum about the axis of rotation क्या होगा? अच्छा, सपोज करिए ये कोई मेरा स्टूल है, ठीक है, इस पे कोई पर्सन बैठा हुआ है। अब इसके पहले आर्म स्ट्रेच्ड हैं, फिर ये क्या करता है, फोल्ड कर लेता है और ये स्टूल रोटेट कर रही है। क्योंकि पर्सन इस पे फर्मली बैठा हुआ है, इसका मतलब अब सपोज करो कोई भी एक्सिस हो सकती है, दिया नहीं एक्सिस कहाँ है, तो आपको कोई रैंडम केस मानना होगा। एक्सिस हो सकता है स्टूल की ही हो सकता है कोई बाहर हो, किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हो, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक जनरल मानना होगा। तो लेट सपोज हम लोग बाहर एक्सिस मान लेते हैं और इसको मान लिया ओमेगा से चल रहा है ये, इसके अबाउट। अगर ये ओमेगा से चल रहा है तो इस पे ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये वाला केस होगा जब ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा है और प्लेटफॉर्म घूम रहा है, तो स्टूल इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। इन दैट केस या तो ऐसा केस बनेगा और या ऐसा केस बनेगा कि ये फर्स्ट केस है और दूसरा केस होगा एक्सिस स्टूल की ही और स्टूल ही रोटेट कर रहा हो। तो क्वेश्चन में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा केस है, ये भी हो सकता है। सेकंड, ठीक है। तो इन एनी केस अगर इस पे बैठा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन पर्सन बाई टेबल, टेबल लगाएगा टू काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, आप सिर्फ पर्सन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सिस्टम टेबल प्लस पर्सन होगा, इफ, ये चीज लिखते हैं, therefore angular momentum of पर्सन, ठीक है। अच्छा ये बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पर्सन क्या होगा, चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा या नहीं कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट या नहीं कांस्टेंट। फ्रिक्शन जो भी लगेगा क्या वो एक्सिस से पास करेगा, बिल्कुल पास करेगा, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन अगर इधर हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर हो, तो फ्रिक्शन तो एक्सिस से पास करेगा, इसका मतलब उसका टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 हो जाएगा। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू 0। अगर टॉर्क 0 है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पर्सन अबाउट एक्सिस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना हाथ चाहे इधर रखे चाहे उधर रखे, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। दोनों ही केस में, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है चाहे जैसे रोटेट कर रहा हो, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन का फोर्स जो आपका है उसकी डायरेक्शन एक्सिस से ही पास करेगी, तो उसका टॉर्क एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। अगर टॉर्क एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका चेंज नहीं होगा।
और ये आपने बेसिकली कभी ट्राई करके भी देखना, किसी रोटेटिंग स्टूल पे बैठो आप, जिम में वाली टेबल होती है ना जिसपे एप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर उस पर आप हाथ फैला के रखो, उसको रोटेट कर दो और उसके बाद सडनली हाथ फोल्ड कर दो तो आपका ओमेगा बढ़ जाएगा। वो इसीलिए होता है कि एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू करते हैं। तो जब आप हाथ फैलाए हुए हो तो आई आपका ज़्यादा है, और जब हाथ कम पास में कर ले रहे हो तो आई आपका कम हो जाएगा। तो जब आई आपका कम हो जाता है, ओमेगा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है, जाना जिम में ये वाला कर लेना। ठीक है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere, a hollow sphere and a disk, all having same mass and radius, are placed at the top of a smooth incline. इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्मूथ इंक्लाइन है। हम लोग जो अपने थ्योरी में पढ़े थे दैट वाज रफ इंक्लाइन, एंड रिलीज लीस्ट टाइम विल बी टेकन इन रीचिंग द बॉटम। क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइन है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो इस पर क्या ही एक फोर्स लगेगा, एम जी साइन थीटा, तो कोई रोलिंग नहीं होगी, सिर्फ स्लाइड करते हुए आ जाएगा। सिर्फ सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, therefore all blocks will slide in effect of mg sin थीटा। ठीक है, टॉर्क सारे फोर्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो, फ्रिक्शन है नहीं तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क सी ओ एम जीरो होगा, तो ओमेगा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इनफैक्ट जीरो होगी, तो ओमेगा की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी क्योंकि इनिशियली छोड़ दिया गया है इसे। और ए सबका सेम होगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो सबका अगर ए सेम है तो टाइम कैसे निकालते हो आप, ठीक है, ये u जीरो हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2s अपॉन ए। तो सबका ए सेम है तो सबका टाइम भी सेम होगा। ठीक है, ऑल विल टेक सेम टाइम, क्योंकि यहाँ स्मूथ इंक्लाइन दिया है। अगर ये रफ होता तो हम लोग वो वाला रिलेशन निकालते, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन के प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉलिड स्फीयर, अ हॉलो स्फीयर एंड डिस्क ऑल हैविंग सेम मास एंड रेडियस, फिर से आर प्लेस्ड एट टॉप ऑफ एन इंक्लाइन। अब बोल रहे हैं द फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द इंक्लाइन आर सेम, म्यू सेम है सब केस में, एंड नॉट सफिशिएंट टू अलाउ प्योर रोलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से प्योर रोलिंग का केस नहीं है ये। अगर प्योर रोलिंग का केस नहीं है तो स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, सिंस इट इज नॉट प्योर रोलिंग देयरफॉर स्लिपिंग होगी, और इसका इंप्लाई करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स एन। अब इस पे देख लेते हैं जरा, एफ आपका लेट से ये लग रहा है, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और इधर आपका नॉर्मल हो जाएगा। एफ की वैल्यू म्यू एन हो गई, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो अब इधर अगर एक्सिलरेशन मान लो, एक्सिलरेशन ए मान लो, तो क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ए की वैल्यू हो गई एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम, अगेन सेम आएगा सबके लिए।
अगर ए सेम है, इफ ए सेम फॉर ऑल बॉडीज, अगर ए सेम है तो टाइम भी सेम होगा। पिछले इक्वेशन में आपने देखा टाइम इज इक्वल टू 2s अपॉन ए, एस इसका लेंथ हो जाएगा आपका इंक्लाइन का। ठीक है, और अगर प्योर रोलिंग हो रही होती तो क्या रिलेशन होता? प्योर रोलिंग वाला रिलेशन आपको याद होगा, प्योर रोलिंग वाला रिलेशन A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन के प्लस वन। ठीक है, तो A जिसका ज्यादा होता था उसका, जिसका K कम उसका A ज्यादा, K कम तो A ज्यादा, तो टाइम पीरियड कम। ठीक है, ये प्योर रोलिंग वाला अपना रिलेशन हुआ करता था। तो जिस सबसे कम K किसका होता है, इस केस में क्या क्या दिया है हमें, सॉलिड स्फीयर का K 2/5 होता है, होलो स्फीयर का 2/3 होता है, डिस्क का 1/2 होता है। तो सबसे कम आपका K सॉलिड स्फीयर का है, तो टाइम भी सबसे कम सॉलिड स्फीयर लेगा। ठीक है, वो तब जब प्योर रोलिंग हो रही होगी, जो हमने लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर प्योर रोलिंग नहीं है, यहाँ पर तो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक लगेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं है, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। तो फ्रिक्शन अगर काइनेटिक लगेगा तो इसका मतलब सारे केस में फ्रिक्शन ही सेम हो गया। अगर फ्रिक्शन ही सेम हो गया, F इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, तो एक्सेलरेशन सबका सेम आएगा, एक्सेलरेशन सेम आएगा तो नीचे आने का टाइम भी सबका सेम होगा। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन विल बी अचीव्ड बाई। अब पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि सबका काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अगर एक्सीलरेशन सेम है सबका, के फाइनल लिखो हाफ mv फाइनल स्क्वायर, तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा। सिंस A इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, देयरफॉर V फाइनल सेम होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ICM ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन। ठीक है, ICM होगा आपका के MR स्क्वायर। अब अगर ये फिर से बनाते हैं, फ्रिक्शन होगा इधर, mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा। तो टॉर्क हमें बताना है कितना होगा, क्योंकि ये रोल करेगा। लेट सपोज इस तरह रोल कर रहा है अल्फा से, तो F इंटू आर, हम लोग रिलेशन लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। F की वैल्यू डाल दो, म्यू mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, F की वैल्यू म्यू mg कॉस थीटा इंटू आर इज इक्वल टू आई के एम आर स्क्वायर टाइम्स अल्फा। अब यहां से मैं आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा मेरा। बेसिकली मैं निकालना चाह रहा हूँ के और अल्फा के बीच का रिलेशन, तो मेरा यूं आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा अपॉन के टाइम्स एम आर। ठीक है, इसका मतलब अल्फा का रिलेशन ये आ गया, अल्फा का रिलेशन ये आ गया, तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस
अल्फा, ये वाला रिलेशन नया डिस्टेंस वाला, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस थीटा, थीटा में एंगल कितना डिस्टेंस चल रहा है एंगुलर डिस्टेंस, तो वो भी सबका सेम होगा क्योंकि इंक्लाइन की लेंथ सेम है, सारे ऑब्जेक्ट्स जितना रोटेट करेंगे वो भी सेम ही होगा, ठीक है। तो एस थीटा भी आपका सेम आ जाएगा। और बेसिकली आपने उसमें निकाला था हम लोगों ने क्लास में कैसे किया था, हम लोगों ने किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उससे भी हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज द नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए सेम होगी, दैट इज mgl sin थीटा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस s है, डेल्टा p क्या होगा अपना, इफ दिस डिस्टेंस इज s, डेल्टा p हो जाएगा mgs sin थीटा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा पी इस केस में, नहीं लिख सकते। दैट इज आई वांट टू टेल यू, ये चीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्योर रोलिंग हो रहा था तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका 0 था। इस केस में रोलिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन भी वर्क डन करेगा क्योंकि इस पॉइंट की स्लिपिंग हो रही है। तो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, काइनेटिक एनर्जी इस बार सबकी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं सेम होगी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सबकी सेम है, पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाला टर्म वर्क एनर्जी थ्योरम में 0 नहीं होगा, एंड दैट इज वाई डेल्टा के ई आपका डेल्टा पी के बराबर नहीं होगा और इसका आंसर डी नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सबका रेडियस सेम है इसलिए सारे सेम एंगल घूमेंगे, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा एस थीटा। एस थीटा आपका सेम होगा, सेम फॉर ऑल बॉडीज सिंस S and radius is same for all bodies, ठीक है। सबका रेडियस मास वास सेम दिया हुआ है, देख लेना, ऑल हैविंग सेम मास एंड रेडियस, ठीक है। तो ऑब्वियसली सारे सेम एंगल टर्न करेंगे, सेम एंगल टर्न करेंगे तो ओमेगा फाइनल का रिलेशन आ जाएगा अल्फा 2 टाइम्स अल्फा एस थीटा। ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू एम जी कॉस थीटा एस थीटा अपॉन के एम आर। इसका मतलब ओमेगा फाइनल की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के हो गई, ठीक है। ये वाला टर्म सेम होगा सारे बॉडी के लिए, वी फाइनल इज सेम फॉर ऑल बॉडीज क्योंकि सबका ए सेम है। तो हमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगा रिलेशन वाई सी एम ओमेगा अल्फा स्क्वायर का टर्म निकालना है सिर्फ। तो हाफ, इसको मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ। यहां तक क्लियर है, ओमेगा फाइनल मैंने ये निकाल लिया। अब इसको मैं इधर करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। इसको मैं कोई कांस्टेंट बोल देता हूँ, ठीक है, प्लस हाफ व्हाट इज माई आई सी एम इज के एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एफ फाइनल का स्क्वायर। तो 2 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, बेसिकली कुछ कांस्टेंट अपॉन, ये लिखने से अच्छा है कि आप सीधे के का रिलेशन लिखें, समथिंग समथिंग कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन के स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट प्लस ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी अपॉन के,
और इसका मतलब आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। ठीक है, मतलब जिसका ज़्यादा k होगा उसका आपका काइनेटिक एनर्जी कम आएगा। तो अब देख लो क्या क्या है हमारे केस में, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड डिस्क। तो सॉलिड स्फीयर का k ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5, k ऑफ हॉलो स्फीयर 2/3 एंड k ऑफ डिस्क कितना होता है 1/2। तो ऑब्वियसली सबसे कम k किसका है, सबसे कम है आपका दिस इज 0.4, दिस इज 0.67 एंड दिस इज 0.5। तो सबसे कम k किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सॉलिड स्फीयर उससे ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ डिस्क, उससे ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ हॉलो स्फीयर। तो लीस्ट आ रहा है हॉलो स्फीयर का, और क्वेश्चन में हमसे शायद यही पूछा है। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट था ये था कि सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो और ये वाला पार्ट सबके लिए सेम होगा। तो बेसिकली आपको आई ओमेगा स्क्वायर सबके लिए कैलकुलेट करना है। तो आपका k से रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा, जो मैंने ये निकाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वंस यू हैव फाइंड दिस k काइनेटिक एनर्जी एंड k का रिलेशन, यू कैन इजीली फाइंड दिस रिलेशन। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन 26, स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड अ सिलेंडर, ठीक है, केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज म्यू नॉट इक्वल टू 0। A man standing at a distance L from the cylinder holds one end of the string and pulls the cylinder towards him. There is no slipping anywhere. No slipping anywhere का मतलब है प्योर रोलिंग होगी सिलेंडर की। The length of the string pass through the hand of man while the cylinder reaches his hand. इसमें कह रहा है कि इस स्ट्रिंग से आदमी इसको खींचना शुरू करता है, तो सिलेंडर रोल होके इसके पास तक जब पहुंच जाएगा तो उसने कितनी स्ट्रिंग की लेंथ खींच ली। तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि नो स्लिपिंग है सब तरफ, तो नो स्लिपिंग आपका यहाँ पर भी नो स्लिपिंग है और यहाँ पर भी नो स्लिपिंग है, स्ट्रिंग और सिलेंडर के बीच में भी, सिलेंडर और सरफेस के बीच में भी। तो नो स्लिपिंग का मतलब हो गया प्योर रोलिंग, पहली बात। तो अगर ये v से चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आते हैं, p पॉइंट पे। p पॉइंट की वेलोसिटी मैं दो तरह से लिख सकता हूं। पहले तो स्ट्रिंग की लिख सकता हूं, मान लो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है कुछ vl, और डिस्क की वजह से क्या लिखूंगा मैं, v प्लस आर ओमेगा। तो नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या बनेगी मेरी, vl इज इक्वल टू v प्लस आर ओमेगा। तो vl हो जाएगा 2v, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है मेरा। अब अगर vl की वैल्यू 2v हो जाएगा, मतलब सिलेंडर अगर l लेंथ चला, तो ये पॉइंट जो स्ट्रिंग पे है वो कितना लेंथ चल लिया होगा, 2l चल लिया होगा। ठीक है, मतलब कि डबल स्ट्रिंग खींच ली होगी इसने सिलेंडर को वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इसका आंसर 2l हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक क्वेश्चन छूट जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो वो कुछ ऐसा है कि शायद इन्होंने बोला है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसके बाद स्लाइड कर रहा है। इसका मास m दिया हुआ है। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि नॉर्मल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लगेगा। तो ये वाला केस टॉपलिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या लगता है, पहले तो mg cos थीटा आपका इधर लगेगा, mg sin थीटा इधर लगेगा, फ्रिक्शन आपका नीचे लग रहा होगा, और नॉर्मल इस फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आपका थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्मल किधर शिफ्ट करेगा, थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, x की डिस्टेंस पे। तो इसमें इक्वेशंस क्या बनेंगी, देखो सबसे पहली बात है कि स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, ये बहुत ध्यान देनी है बात। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, तो अभी ये भी देखते हैं, फ्रिक्शन इज काइनेटिक, F की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसकी लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, और F की वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। अब ध्यान देना है, पहले तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि कितना नॉर्मल शिफ्ट करेगा। तो टॉर्क बैलेंस कर दीजिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 सिंस ब्लॉक इज स्लाइडिंग, देयरफॉर नो टॉपलिंग, ठीक है। तो आपका अगर इसकी लेंथ a मान लो, इसकी साइड लेंथ a है, ठीक है, तो f इंटू a बाई 2 इज इक्वल टू nx। अब f की वैल्यू मैं डाल देता हूं mg साइन थीटा a बाई 2 इज इक्वल टू nx, ठीक है। n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी, ये भी लिख दो। तो आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू a बाई 2 tan थीटा, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, बट जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो एक और रिलेशन है कि f की वैल्यू म्यू एन है, तो यू सब्स्टिट्यूट दिस म्यू एन, ठीक है। ये इक्वेशन स्टार बना दो, इक्वेशन स्टार पे आओ, n और f की वैल्यू यहाँ डालोगे अगर आप, ये तो आपका आंसर हो गया जो क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने। बट f की वैल्यू अगर म्यू एन है तो mg साइन थीटा की वैल्यू हो गई म्यू टाइम्स mg कॉस थीटा, और यहां से आपका म्यू की वैल्यू हो जाती है tan थीटा। ये है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर ऐसी प्रॉब्लम दी है आपको कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, देन आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इन दिस प्रॉब्लम since block is sliding with constant velocity, therefore mu is equal to tan थीटा, ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन आपका काइनेटिक है, फ्रिक्शन आपका यहाँ स्टैटिक नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ पर काइनेटिक है क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 के प्रॉब्लम्स लेंगे। चलो फिर बाय बाय।